अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंध में हम हमेशा से इदारों की तबाही का जिक्र करते आ रहे हैं, और जब भी हम इदारों की तबाही का जिक्र करते हैं तो उस तबाही के पीछे ऑब्वियसली कुछ अफराद का हाथ होता है। वो अफराद कानूनी तौर पर पावरफुल भी होते हैं, इख्तियार से भरपूर भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोग जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आज मैं जिन साहब की बात कर रहा हूँ, मैं इनको नहीं जानता, ना मैं इनसे कभी मिला हूँ। मैं इनको सिर्फ़ कागज़ात के ज़रिए जानता हूँ। जो कागज़ात मेरे सामने हैं उनमें से एक छोटा सा कागज़ मैं अपनी वॉल पे शेयर भी कर चुका हूँ, और मेरा मकसद किसी का नाम लेकर किसी की तज़हीक करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सच आपके सामने लाना है, और हकीकतन सच बहुत कड़वा होता है, और सच इसीलिए कड़वा होता है क्योंकि सच सुनने के बाद बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है। इस वीडियो पे भी बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि हर किसी के हामी और मुखालिफ हर जगह मौजूद हैं। राहिल सुमरो साहब जी FBI के मुलाजिम हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है, डेपुटेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। जो बंदा जिस इदारे का है उसको वहाँ वापस जाना है। लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर है सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जो आपको हर जगह नज़र आएगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये साहब हमें कभी कागजात में सीनियर ऑडिटर नज़र आते हैं, कभी कागजात में ये डिप्टी कमिश्नर नज़र आते हैं, कभी कागजात में ये असिस्टेंट कमिश्नर नज़र आते हैं। मतलब हर जगह इनका कोई ना कोई, कहीं ना कोई, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई रोल है। अब डेफिनेटली जब आपके पास मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ कागजात आएंगे, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं पहले डिप्टी कमिश्नर हूँ और फिर मैं बाद में असिस्टेंट कमिश्नर बनूँगा, तो ये सुन के आपको कैसा लगेगा। इनके साथ भी यही हुआ। ये पहले थे डिप्टी कमिश्नर एडमिन एंड फाइनेंस, फिर वावेला मचा क्योंकि ये उस लायक नहीं थे। इनका शायद 14 या 16 स्केल था उसमें FBR में, और ये पैराट्रूपर की तरह लाए गए और इधर बिठाए गए। और वजह सिर्फ एक थी, वजह ये थी कि ये जनाब जो हैं ये मुबैना तौर पे, मैं थोड़ा बच बचा के आपको बोलूँ, मुबैना तौर पे ही नोज़ हाउ टू मेक मनी। पैसा कैसे बनाना है, कंपनियों को किस तरह सस्पेंड करना है। क्योंकि अभी इनके होते हुए जो मैंने रिसर्च की है, ये डिप्टी कमिश्नर की हैसियत में हो या अभी जैसे ये असिस्टेंट कमिश्नर यूनिट 3 की हैसियत में है, और उनका जो ऑर्डर निकला है उस पर भी मैंने सवाल उठाया है कि जी वो जो कानून है सिंध सेल्स एंड सर्विसेज एक्ट 2011 का क्लॉज नंबर 34 के सब सेक्शन 1 का सेक्शन C, क्लास नंबर 35 उसमें कोई सब सेक्शन नहीं है, क्लॉज नंबर 36 का सब सेक्शन 1 का सेक्शन C, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि इनके लिए कवानीन की अपनी इंटरप्रिटेशन करके और इनको बार बार नवाजा जा रहा है। और इनको नवाजा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये कराची के अक्सर इलाके से टैक्स के नाम पे जो यहाँ के कारोबारी लोग हैं उनको इनडायरेक्टली तंग करके उनसे भत्ता वसूल करते हैं मुबैना तौर पर। भत्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाम टैक्स का होता है, लेकिन आप फॉर सपोज 5 करोड़ टैक्स है, तो जी आप 1 करोड़ दे दें, टैक्स जमा करा दें, बाकी हमारी थोड़ी जेब गर्म कर दें। टैक्स चोरी करने के तरीके। और इस वक्त मैं चाहूँगा, क्योंकि आज तक मैंने जिन जिन लोगों की करप्शन एक्सपोज की है उनके ऊपर इदारों ने इन्वेस्टिगेट किया है, मैं चाहूँगा इदारे थोड़ी सी एनर्जी राहिल सुमरो साहब पर भी लगाएं, और ये हैरान हो जाएंगे कि इस लेवल का अफसर आमदन से इतने ज़्यादा असासे बना सकता है, और वो भी कराची के पोश इलाकों में। ये नहीं कि लालू खेत, लांडी कोरंगी, मैं डिफेंस क्लिफ्टन की बात कर रहा हूँ, मैं सीव्यू की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के लोग जब इदारों में आते हैं, फिर इदारे आपको पता है कि किस तरह चलते हैं। जब आप किसी की काबिलियत सिर्फ ये देखें कि हाउ मच मनी ही कैन मेक, कितना पैसा ये बना सकते हैं, और सिर्फ ये काबिलियत हो तो फिर वो पैसा बनाएंगे। वो गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे, वो इदारे की बेहतरी पे काम नहीं करेंगे। और इसके अलावा सिंध रेवेन्यू बोर्ड की तो पूरी फाइल है,
मतलब उसमें फिर बिल्डिंग जो इनकी रेनोवेट हुई वो कितने का प्रोजेक्ट था, वो कभी फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये साहब, कंपनियों की सस्पेंशन हो, टैक्स इवेजन करवानी हो, किसी को तंग करना हो, किसी से माल पकड़ना हो, तो ये सारे काम माशाल्लाह इनके हाथों होते हैं। कहीं ये डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं, कहीं ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कहीं ये सीनियर ऑडिटर हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इदारा चल रहा है या पार्टी चल रही है। और मेरे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये सारा जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ है, एंड ही इज़ डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड। एंड आई थिंक जब आपके रेवेन्यू कलेक्शन इदारों में करप्शन हो रही होगी तो फिर जी चल गया आपका सूबा, हो गए उतर गए आपके कर्जे जो भी थोड़े बहुत है, हो गए आपके डेवलपमेंट के काम, कलेक्ट कर लिया आपने टैक्स। जब आपने टैक्स कलेक्ट करना है तो जब आप दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा देंगे तो फिर दूध क्या बचेगा। तो यहाँ पे ये एक इशू है और इसको मैं चाह रहा था कि आपके सामने लाऊं। ये एक इन्वेस्टिगेटिव इशू था जो मैंने आपके सामने रखा है। बाकी अभी लाइव में मुझे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि जी रानीपुर टूल प्लाज़ा पर बात करें। मैं क्या बात करूं भाई, मैंने तो इस टूल प्लाज़ा की भत्ताखोरी पे 2 दिन पहले वीडियो की है। मैं खुद विक्टिम हुआ हूं इस टूल प्लाज़ा की भत्ताखोरी का, और ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये इसलिए रॉन्ग है कि 10, 20, 30, 50, 100 रुपये के लिए आप ये भी ना देखें कि किसके साथ फैमिली है। आप ये भी ना देखें कि, अब मैं इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ कि 500 करोड़ का चोर तो आप छोड़ देते हैं, उसको सलूट भी मारते हैं ये बंदूक बरदार जितने भी हैं। करोड़ों का टैक्स चोर आप छोड़ देते हैं, लेकिन 30 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये के टोल टैक्स पे आप लोगों को मारने पे आ जाते हैं। और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर भी कोई शायद रिटायर्ड मेजर हैं। सईदाबाद में मेरे साथ एक वाक़या हुआ 2013 में, वहाँ पे भी कोई रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान थे। तो खुदा के वास्ते मैं तो इन रिटायर्ड अफसरान को कहूँगा कि जनाब, फ़ौज को बदनाम करना बंद करें। फ़ौज हमारी आन है, मान है, शान है। 100 रुपये, 200 रुपये के लिए आप जो हमारी फ़ौज की बदनामी का सबब बने हुए हैं। मैंने पहले भी आर्मी चीफ़ को कहा था, रिक्वेस्ट की थी, अब भी आर्मी चीफ़ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब ये टोल्स के नाम पे FWO के कवर के अंदर, NLC के कवर के अंदर, ये जो टोल के नाम पे फ़ौज का नाम लेकर जो भत्ताखोरी हो रही है, गैर कानूनी तौर पर टोल लिया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को डराया जाता है, इस तरह जदोकोब किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इसका आप नोटिस लें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये वो लोग जो मुतासरीन हैं वो इस तरह 100-50 लोग बन के आएँ और इधर कोई बड़ा पंगा हो जाए और बड़ा फड्डा हो जाए। तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है टोल्स का। सिंध में ऐसी कहानियाँ रोज़ होती हैं। पंजाब में हमने कभी नहीं सुना कि टोल पे फड्डा हुआ हो, KPK पे हमने कभी नहीं सुना, या इवन बलूचिस्तान में भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। ये सिर्फ सिंध में होता है जो टोल्स पे फड्डे होते हैं। और इसकी वजह यह है कि मोस्टली टोल्स पे नॉन लोकल स्टाफ है, और शायद वो सिंधियों को 3rd ग्रेड सिटीज़न समझते हैं, या वो उनको अनपढ़ जाहिल समझते हैं। वो समझते हैं कि वो बंदूक दिखा के, डंडे मार के और लोगों को इस तरह कंट्रोल करेंगे। दैट्स रॉन्ग। आज आप डंडे मार रहे हैं, किसी दिन कोई मेरे जैसा पागल आ गया 50-100 लोग लेके, तो आपको वो डंडे मारेगा, आपकी वो चित्रोल करेगा कि आपके जो मालिक हैं वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है टोल के स्टाफ से, गरीब लोग हैं ये सारे बेचारे, और इनके अफसरान को जो है वो ये समझाना चाहिए कि भाई आप टोल लें लेकिन इज़्ज़त के साथ लें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को ज़दोकोब करें। बहरहाल ये एक अवामी राय आई थी मेरे इस लाइव स्ट्रीम के दौरान, तो इस पर मैंने बात की। बाकी एक अफसोसनाक वाक़या, इसकी मजम्मत करते हैं हम। और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के हवाले से जो ख़बर मैंने आपको दी, मुझे उम्मीद है कि माजी की ख़बरों की तरह आप उसको शेयर करेंगे। और इस किस्म के जो इनफरादी किरदार हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ इदारों में बैठ कर अपने चेयरमैन्स के लिए करप्शन कर रहे हैं, ऊपर वालों के लिए करप्शन कर रहे हैं, और नीचे इन्होंने लुट मचाई हुई है, मतलब टैक्स के नाम पे भत्ते ले रहे हैं, तो इन लोगों को बेसिकली फौरी तौर पर कानून के कटहरे में लाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। और इतना बड़ा गैर कानूनी ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ चल रहा है, राहिल अनवर सुमरो का ये जो FBR से इसको डेपुटेशन पे बिठाया हुआ है, मेरे ख्याल से 10 साल से ज़ायद होने वाले हैं, या 8-9 साल हो गए हैं। तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स, इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरे ये आप से रिक्वेस्ट है कि इसको आप शेयर करें ताकि ये भी एक अहम इशू है, इसको हम हाईलाइट कर सकें। बहुत शुक्रिया।